हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एग्रीकल्चर की क्लास में अपन ने फसलों उत्पादन चैप्टर के अंतर्गत पिछले पार्टों में 4 फसलों के बारे में पढ़ लिया था, जिनमें थी अपनी गेहूं, मक्का, धान और इसके अलावा आज अपनी अगली फसल है ज्वार। ज्वार, सबसे पहले ज्वार के अंतर्गत इसका वानस्पतिक नाम, तो ज्वार का वानस्पतिक नाम आता है सोरगम बाइकोलर। सोरगम बाइकोलर नाम होता है इसका। फिर बात करें इसके कुल की, तो इसके कुल का नाम वही है ग्रेमिनिया पोएसी कुल। ग्रेमिनी कुल कह दो चाहे पोएसी कुल कह दो। उसके बाद में बात करते हैं अपन इस ज्वार के महत्व की। तो जिस प्रकार से धान है, गेहूं है, ये प्रमुख खाद्यान्न फसल है, वैसे ही ज्वार भी एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, लेकिन इसको मोटा अनाज भी कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि किस खाद्यान्न फसल को मोटा अनाज कहते हैं। तो ज्वार को मोटा अनाज की संज्ञा दी जाती है। ये भी गेहूं और धान की तरह प्रमुख खाद्यान्न फसलों में आती है। फिर बात करें कि इस अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी मात्रा 72 से 73% पाई जाती है। अपने शरीर को ज्वार से 72 से 73% कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसी ज्वार को मनुष्य तो खाद्यान्न के रूप में काम में लेता ही लेता है, पशुओं को चारे के रूप में भी, इसको हरे चारे के रूप में भी और सूखे चारे के रूप में भी खिलाया जाता है। लेकिन यदि हरी ज्वार जो है उसका उपयोग किया जाता है तो उस ज्वार की कच्ची अवस्था में, जो कच्ची ज्वार है वो पशुओं के लिए हानिकारक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, इसके पीछे कारण क्या है कि कच्ची ज्वार जो है उसके अंदर घुरीन नामक तत्व पाया जाता है। घुरीन तत्व पाया जाता है। इस घुरीन तत्व के कारण से और कच्ची ज्वार के अंदर HCN का निर्माण हो जाता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ये हाइड्रोसाइनिक अम्ल जो है ये पशुओं के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में कि कच्ची ज्वार पशुओं के लिए हानिकारक क्यों होती है। तो इसका उत्तर अपन ये देंगे कि कच्ची ज्वार में घुरी नामक तत्व पाया जाता है, जिससे HCN का निर्माण हो जाता है। यह पशुओं के लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि लोग, मनुष्य यदि ज़्यादातर ज्वार का उपयोग लंबे समय तक करता है, मतलब गेहूं या धान उनका उपयोग बहुत कम करता है और ज्वार का उपयोग लगातार करता जाता है, तो मनुष्यों में भी लगातार ज्वार खाने से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मनुष्य के लगातार ज्वार सेवन से कौन सा रोग हो जाता है। तो अपने को याद रखना है कौन सा रोग होता है, लोग मनुष्य के अंदर पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थे इसके महत्व की बात। अब बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थल की। उत्पत्ति स्थल, ज्वार की जो उत्पत्ति है ये मोस्टली अफ्रीका और भारत में मानी जाती है। इसका उत्पत्ति स्थल या तो अफ्रीका को माना जाता है या फिर भारत को माना जाता है। ठीक है, फिर बात करें इसके उत्पादक जिले। उत्पादक जिले, किन किन जिलों में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ज्वार का जो उत्पादन है वो टोंक, कोटा, पाली, अजमेर, इन जिलों में ज़्यादा होता है। ठीक है, ज्वार जो है, अधिकतर ज्वार का जो उत्पादन है वो अपने राजस्थान के टोंक, कोटा, पाली और अजमेर जिलों में होता है। ठीक है, ये थी अपने इसकी बेसिक बातें ज्वार की। अब बात करते हैं अपन इसकी सस्य क्रियाओं की। ज्वार की सस्य क्रियाएं, सस्य क्रियाओं में सबसे पहले अपन लेते हैं इसकी जलवायु। ज्वार की जलवायु, अपने को पता है भाई ज्वार है ये एक गर्म जलवायु वाली फसल है। जिस प्रकार से बाजरा है, बाजरे की तरह ही ज्वार जो है ये गर्म जलवायु वाली फसल है। इसके लिए
अब जलवायु के साथ साथ अपने को इसका तापमान भी बताना पड़ता है। भाई गर्म जलवायु वाली फसल तो है ही है, उसके साथ साथ इसकी अच्छी वृद्धि के लिए, ज्वार की वृद्धि अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो, उसके लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर बात करें नंबर 2 पर मृदा व खेत। मृदा जलवायु के बाद में 2 नंबर पे आती है अपनी मृदा, कि ज्वार को किस प्रकार की मृदा में ज्वार का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ज्वार के लिए बलुई दोमट व दोमट मृदा, बलुई दोमट व दोमट मृदा श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन उसके पीछे शर्त है कि वो मृदा, वो खेत कैसा हो, अच्छे जल निकास वाला हो, उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मृदा है वो ज्वार के लिए अच्छी मानी जाती है। और उस मृदा का पीएच मान जो है वो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। पीएच मान जो है उस मृदा का, जिसमें अपन ज्वार का उत्पादन करना चाहते हैं, उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। ये हो गई अपनी मृदा। मृदा के बाद में जो तीसरा बिंदु आता है वो आता है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी कि ज्वार के लिए अपन खेत को तैयार कैसे करेंगे। तो ये तो सब में एक ही बात है, जिस प्रकार अन्य फसलों में अपन कर रहे थे। खेत की तैयारी में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो मिट्टी पलटने वाले हल से गहराई से जुताई की जाती है 1 नंबर पर। तो उसके बाद 2-3 जुताई जो है वो हेरो से की जाती है। साथ ही जब अंतिम जुताई करते हैं, जैसे हेरो से अपने को 3 जुताई करनी है, तो 3 जुताई हेरो से करनी है, तो पहली और दूसरी जुताई करने के बाद तीसरी जुताई करने से पहले खेत में जितनी मात्रा में अपने को खाद देनी है, गोबरी खाद देनी है, वो खाद बिखेर दी जाती है। उसके साथ साथ जितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जितनी नाइट्रोजन अपने को देनी है, उस नाइट्रोजन की आधी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा, ये तीनों गोबर की खाद के साथ खेत में बिखेर दिए जाते हैं। उसके पश्चात तीसरी हेरो से जुताई कर दी जाती है। और हेरो से लास्ट जुताई करने के बाद पाटा चला करके खेत को समतल कर दिया जाता है। यह आता है खेत की तैयारी। ठीक है, खेत की तैयारी के बाद में अपना चौथा बिंदु आता है उन्नत किस्में। उन्नत किस्में तो ज्वार जो है इसकी चारे वाली किस्में भी होती हैं, अनाज वाली भी होती हैं। तो इस ज्वार की उन्नत किस्म कौन कौन सी हैं? उन्नत किस्मों में आता है, जैसे चारे वाली में आता है पुस्सा चरी 1, पुस्सा चरी 6। इसी प्रकार अनाज के लिए आती हैं मीठी सूडान, मीठी सूडान, राज चरी, चारे और अनाज दोनों के लिए राज चरी 1। ये ज्वार की प्रमुख उन्नत किस्में हैं। ठीक है, उन्नत किस्मों के बाद में अगला बिंदु जो अपना आता है वो आता है बीज मात्रा व बीजोपचार। बीज मात्रा व बीजोपचार। बीज मात्रा मतलब प्रति हेक्टेयर ज्वार के कितने बीजों की आवश्यकता होती है। अब अपन ज्वार का 2 उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं, एक अनाज के लिए और एक अनाज और चारे दोनों के लिए। यदि अपन अनाज के लिए उपयोग करते हैं तो ज्वार की 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीजों की आवश्यकता होती है। 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और यदि अनाज और चारे दोनों के लिए, अनाज भी अपने को आवश्यक होता है और उसी को अपन चारे के रूप में भी यदि उपयोग कर रहे हैं तो फिर अपने को बीज मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती है। तब 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है वो बीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, साथ साथ में बीजोपचार।
कि इसके बीजों की जब बुआई करते हैं तो बुआई करने से पहले उन बीजों के ऊपर किसी प्रकार का कवक या कोई जीवाणु आक्रमण न करे, इसके लिए एक विशेष रसायन से उपचारित करते हैं जिसका नाम है थायरम। थायरम रसायन से बीजों को उपचारित करने के बाद उनको खेत में डाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बीज मात्रा और बीजोपचार। उसके बाद में अपना अगला बिंदु आता है बुआई का समय व विधि। बुआई का समय व विधि, तो ये अपना हो गया पांचवा बिंदु हो गया। चौथा ये था, पांचवा बिंदु हो गया बुआई का समय व विधि। बुआई का समय देखो, ये ज्वार एक खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु के बाद में इसको बोया जाता है। तो जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है उसके बाद इसकी बुआई कर दी जाती है। मतलब मानसून जब आता है, मानसून आने के तुरंत बाद, वर्षा होने के बाद इसकी बुआई करते हैं। तो खरीफ की जो बुआई है वो मोस्टली जून जुलाई में करते हैं, तो इसकी बुआई वर्षा काल के बाद में कर दी जाती है। बुआई की विधि, बुआई की विधि में देखो ज्वार की बुआई है, ये 2 विधियों से की जाती है। ज्वार की बुआई की 2 विधियां हैं। पहली विधि है छिटकवां विधि, छिटकवां विधि, और दूसरी विधि का नाम है कतार विधि। कतार विधि, छिटकवां विधि में तो क्या करते हैं, खेत के अंदर ज्वार के दानों को छिड़क दिया जाता है और छिड़कने के पश्चात हल चला दिया जाता है। जबकि कतार विधि में हल के द्वारा या सीड ड्रिल मशीन के द्वारा और पंक्तियों में ज्वार की बुआई की जाती है। अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कतार विधि जो है ये सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कतार विधि से जब बुआई करते हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। इस प्रकार से कतार विधि के द्वारा और ज्वार की बुआई की जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगला बिंदु आता है अपना छठा, खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक कि अपने को ज्वार में कितनी गोबर की खाद की आवश्यकता है और उर्वरक कितने मात्रा में चाहिए। तो देखो, यदि अपन गोबर की खाद का उपयोग करते हैं तो गोबर की खाद ज्वार के लिए प्रति हेक्टर 15 से 20 टन की आवश्यकता होती है। 15 से 20 टन प्रति हेक्टर गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। यदि अपन एनपीके डालना चाहते हैं तो एनपीके में देखो नाइट्रोजन की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से डाली जाती है, फास्फोरस की मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से डाली जाती है और पोटास की जो मात्रा है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से डालते हैं। इसमें मैंने आपको डालने का भी तरीका बताया था कि पूरी गोबर की खाद और नाइट्रोजन की आधी मात्रा मतलब 40 किलोग्राम मात्रा, ये तो जब हेरो की अपन अंतिम जुताई करते हैं उससे पहले डाल दी जाती है। जबकि बची हुई आधी नाइट्रोजन जब बीजों का अंकुरण हो आता है और प्रथम सिंचाई करते हैं उसके बाद जो बची हुई आधी मात्रा है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं और 2 भागों में बांटने के बाद आधी मात्रा तो प्रथम सिंचाई के समय और आधी मात्रा जो है वो फूल आने के बाद दूधिया अवस्था में डाली जाती है। इस प्रकार से इतनी अपने को खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद अगला 7वां बिंदु आता है अपना सिंचाई। सिंचाई सिंचाई में देखो, ज्वार जो है अभी मैंने आपको बताया कि खरीफ की फसल है, ये वर्षा पर आधारित होती है। ठीक है, वर्षा लगातार होती रहती है तो ज्वार को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि बरसात नहीं होती है तो इस फसल में 8-10 दिन के अंतर से सिंचाई की जाती है। वैसे ज्वार को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, फिर भी अच्छे उत्पादन के लिए या चारे के लिए इसकी 8 दिन से सिंचाई की जाती है। ठीक, ये चीज की सिंचाई के बाद में अगला बिंदु आता है अपना अंतराकृषि। अंतराकृषि
अंतरा कृषि में मैंने आपको कल ही बताया था कि अंतरा कृषि के अंतर्गत खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। खरपतवारों को खेत से उखाड़ करके फेंका जाता है ताकि उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। इसके अंतर्गत जो है वो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो तो है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई करके अपन खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। तो पहली जो निराई गुड़ाई है वो बुआई के 15-20 दिन बाद की जाती है। ठीक है, 15-20 दिन जैसे बुआई कर देते हैं, बुआई के 15-20 दिन बाद में जैसे पौधे बड़े हो जाते हैं तो अपने को निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। लेकिन यदि निराई गुड़ाई करने के बाद में भी खेत में खरपतवारों की मात्रा ज़्यादा है तो फिर अपने को खरपतवारनाशी रसायन का उपयोग करना पड़ेगा। तो ज्वार की फसल में एट्राजीन खरपतवारनाशी रसायन का उपयोग किया जाता है। एट्राजीन खरपतवारनाशी रसायन का छिड़काव पूरे खेत में कर दिया जाता है जिससे खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला बिंदु आता है 9वां, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण ये भी मैंने आपको बताया था कि पादप संरक्षण के अंतर्गत कीटों से बचाव किया जाता है। और ज्वार की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट हैं तना मक्खी और तना छेदक कीट। एक तो है तना मक्खी जो तने पर बैठ करके उसका रस चूसती है, और दूसरा होता है तना छेदक कीट। तना छेदक कीट, तना छेदक कीट मतलब ये कीट क्या करता है, तने के अंदर छेद कर देता है। इसको स्टेम बोरर भी बोलते हैं। तने के अंदर आर पार छेद कर देता है। ठीक है, जिसको तना छेदक कीट कहा जाता है। ये दोनों ही जो कीट हैं ये ज्वार के तने को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए हमें फोरेट रसायन का उपयोग करना चाहिए। फोरेट या कार्बोफ्यूरॉन का उपयोग भी किया जाता है। फोरेट का भी कर सकते हैं या कार्बोफ्यूरॉन रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है अपना नोके पादप संरक्षण, मतलब इस कीटों के नियंत्रण के बाद में अगला आता है रोग। ज्वार के प्रमुख रोग व उनका नियंत्रण। तो ज्वार का एक प्रमुख रोग होता है जो गन्ने में भी होता है, इंपॉर्टेंट रोग है, ध्यान देना, जिसका नाम है लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग, इसी को कई बार लाल विलगन रोग भी कहते हैं। लाल सड़न रोग या लाल विलगन रोग। लाल सड़न रोग का मतलब क्या, इस रोग में क्या होता है कि ज्वार का जो तना है उसके आंतरिक भाग में लाल रंग की धारियां बन जाती हैं। तने का जो आंतरिक भाग है उसमें लाल रंग की धारियां बन जाती हैं, और उन धारियों के साथ साथ उस ज्वार के अंदर सड़न उत्पन्न हो जाती है, बदबू आने लगती है, जिस कारण से इसको लाल सड़न रोग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये रोग ज्वार में नहीं गन्ने में भी ये रोग पाया जाता है। इसके बचाव के लिए, इस लाल सड़न रोग से बचाव के लिए एग्रोमाइसिन रसायन का उपयोग किया जाता है। एग्रोमाइसिन रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये रोग गन्ने में भी होता है और ज्वार में भी होता है। कारण क्या है कि इस रोग होने का कारण ये है कि गन्ना और ज्वार दोनों ऐसी फसल हैं कि इनके तने के अंदर जो शर्करा है, ग्लूकोज है, उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी कारण से ये मीठे होते हैं और लाल रंग की धारियां बन जाती हैं, जिसके कारण से वो बदबू मारने लगता है। तो इससे बचाव हेतु अपने को एग्रोमाइसिन रसायन का उपयोग करना चाहिए। ये अपने हो गए बिंदु 10। उसके बाद अगला बिंदु आता है कटाई व मड़ाई। 11 नंबर पे कटाई व मड़ाई। कटाई, तो ज्वार की कटाई तब करते हैं जब ज्वार के दाने पक जाते हैं। उसकी पहचान क्या है कि दानों का रंग जो है वो पहले हरे रंग के होते हैं। जैसे ही ज्वार पकती है तो दानों का रंग हरे से पीला भूरा होने लगता है, या पौधे का रंग भी पीला भूरा होने लगता है, तब ज्वार की कटाई करनी चाहिए। कटाई करने के बाद ज्वार के सीटों से जो दाने हैं वो ऊंट या बैल या थ्रेसर के द्वारा अलग कर लिए जाते हैं। पौधों से दानों को अलग करने की क्रिया को कहा जाता है मड़ाई। तो पुराने टाइम में तो मड़ाई जो है वो बैल ऊंट से करते थे। वर्तमान में दाने अलग करने के लिए थ्रेसर का उपयोग किया जाता है।
उसके बाद में अंतिम बिंदु आता है अपना उपज। तो देखो ज्वार की यदि अपन देसी नस्लों का उपयोग करते हैं, देसी किस्मों का उपयोग करते हैं तो उपज कम प्राप्त होती है, और यदि संकर किस्मों का उपयोग करते हैं तो उपज अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे यदि देसी किस्में का उपयोग करते हैं अपन, देसी किस्मों का उपयोग करते हैं तो अपने को उपज प्राप्त होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर, और यदि अपन संकर किस्मों का उपयोग करते हैं तो उपज प्राप्त होती है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर। और बात करें हरे चारे के रूप में यदि अपन ने ज्वार का उपयोग किया है, हरा चारा, तो हरे चारा है वो ज्वार से अपने को 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। हरे चारे के रूप में यदि अपन ने ज्वार को बोया है तो अपने को 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर ज्वार का उत्पादन मिलता है। ये थी अपनी आज की फसल ज्वार। आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।